Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is liquid crystal display. हम जानेंगे liquid crystal display के बारे में. A new easier technique of manufacturing liquid crystal display has been developed which can reduce the cost of the device. एक जो नया आसान टेक्निक है मैन्युफैक्चर करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को उसको डेवलप कर लिया गया है, जिसके कारण जो कॉस्ट है डिवाइस का वो काफी कम हो जाएगा. लिक्विड क्रिस्टल रिफर टू द इंटरमीडिएट स्टेटस ऑफ ए सब्सटेंस बिटवीन सॉलिड क्रिस्टल एंड लिक्विड. लिक्विड क्रिस्टल जो है वो रिफर किया जाता है जो इंटरमीडिएट स्टेटस होता है सब्सटेंस का सॉलिड क्रिस्टल और लिक्विड के, उसी को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं. A liquid crystal display LCD has liquid crystal material sandwiched between two sheets of glass without any voltage applied between transparent electrode. Liquid crystal molecules are aligned in parallel with the glass surface. When voltage is applied, they change their direction and turn vertically to the glass surface. जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको कि हम एलसीडी के नाम से भी जानते हैं, उसमें लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल सैंडविच होते हैं दो शीट ऑफ ग्लास के बीच में, बिना कोई वोल्टेज जब तक उसमें अप्लाई नहीं किया जाता है ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड पे, तो लिक्विड क्रिस्टल का जो मॉलिक्यूल होता है वो अलाइन होता है पैरेलल ग्लास सरफेस के अनुसार. जब वोल्टेज उस पर अप्लाई किया जाता है एलसीडी पे तो वो चेंज कर लेते हैं अपने डायरेक्शन को और वर्टिकली हो जाता है ग्लास सरफेस के. ये आप देख सकते हैं समझने के लिए. जब लिक्विड क्रिस्टल को ऑन किया गया तो कैसे जो आपका सेगमेंट इलेक्ट्रोड है ये आपका कॉमन इलेक्ट्रोड है और ये फ्रंट पोलराइजर वर्टिकल हो गया, और जब इसको ऑफ कर दिया गया तो वो कैसे है, दोनों आपको दिखाया गया ताकि आप समझ सके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडिया सिटीज. जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है भारत के सिटी को लेके, इसके बारे में हम समझेंगे. A report titled Financing India's Infrastructure Need, Commercial Financing Constraint and Policy Action Prospect has been recently released by World Bank. तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट जो है कौन कौन संस्था निकालता है, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं. तो एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है फाइनेंसिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, कमर्शियल फाइनेंसिंग कॉन्स्टेंट एंड पॉलिसी एक्शन प्रोस्पेक्ट, इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. क्या हाईलाइट है इस रिपोर्ट को उसको हम समझते हैं. बाय 2036 600 मिलियन पीपल और 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वुड बी लिविंग इन सिटी, पुटिंग फर्दर स्ट्रेन ऑन द कंट्रीज ऑलरेडी ओवरबर्डन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. 2036 तक जो 600 मिलियन पीपल है या 40% जो इंडिया का पॉपुलेशन होगा वो शहरों पे रहने लगेंगे, जिसके कारण और ज्यादा जो है स्ट्रेन पड़ेगा कंट्री के पहले ही ओवरबर्डन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर. To adequately address the need of its rapidly growing urban population, India would need to invest $840 billion in urban infrastructure over the next 15 years, an average of $55 billion per year. और adequately address करने के लिए जो rapidly growing urban population है इसको इंडिया को आवश्यकता है कि वो इन्वेस्ट करे $840 बिलियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में नेक्स्ट 15 ईयर के अंदर, जिसका एवरेज आपका $55 बिलियन पर ईयर का है. यानी $55 बिलियन पर ईयर इंडिया को इन्वेस्ट करना होगा ताकि जो रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन है उसके नीड को एड्रेस किया जा सके. It emphasizes the urgent need to leverage additional private investment to cover rising financial gap. ये बता रहा है कि बहुत आवश्यकता है लिवरेज करने का एडिशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ताकि कवर किया जा सके जो राइजिंग फाइनेंशियल गैप है इसको. इश्यू विद प्राइवेट फाइनेंसिंग इन सिटी. क्या प्रॉब्लम है प्राइवेट फाइनेंसिंग को लेकर शहर में, तो लो फंडिंग बेस, वीकर गवर्नेंस इन अर्बन लोकल बॉडी, लो फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ डाटा अवेलेबल. ये सारे प्रॉब्लम है प्राइवेट फाइनेंसिंग को लेकर. क्या रिकमेंडेशन दिया गया है फिर, कंटिन्यूअस फॉर्मूला बेस्ड एंड अनकंडीशनल फंडिंग टू अर्बन लोकल बॉडी, इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी टैक्स एंड यूजर फीस, establishing city investment support unit, developing the capacity of urban local body. ये कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है कि कंटिन्यूअस फार्मूला बेस्ड और अनकंडीशनल फंडिंग होना चाहिए अर्बन लोकल बॉडी के लिए, इंक्रीज करना होगा प्रॉपर्टी टैक्स को और यूजर फी को, स्टैब्लिश करना होगा सिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट यूनिट को, डेवलप करना होगा जो कैपेसिटी अर्बन लोकल बॉडी का ताकि इसको एडजस्ट किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम न्यायालय जीएन. तो हम जानेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में. पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. तो सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग अ केस सीकिंग डायरेक्शन टू द सेंटर एंड स्टेट फॉर टेकिंग स्टेप टू सेट अप ग्राम न्यायालय. सुप्रीम कोर्ट जब हियर कर रहे थे केस को, उन्होंने डायरेक्शन दिया सेंटर और स्टेट दोनों को ही कि वो स्टेप ले ताकि सेटअप किया जा सके ग्राम न्यायालय को. Despite a direction by the top court in 2020, as of December 2021, only 476 ग्राम न्यायालय have been notified by 15 states and 256 functioners. जो डायरेक्शन दिया गया था टॉप कोर्ट के द्वारा 2020 में ही, उसके बावजूद तो दिसंबर 2021 तक सिर्फ 476 ग्राम न्यायालय जो है उसको नोटिफाई किया गया 15 स्टेट के द्वारा, और उसमें भी सिर्फ 256 जो है आपके वो फंक्शनल है.
ग्राम न्यायालय के बारे में हम समझ ले। ग्राम न्यायालय केम बाय ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 114 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन। जो ग्राम न्यायालय है वो आपका ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के माध्यम से आया है, जो रिकमेंडेशन था 114 रिपोर्ट का लॉ कमीशन का। The Act provide for establishment of Gram Nyalay at the पंचायत लेवल to try criminal and civil claim and dispute। इस्टेब्लिश किया जा रहा है ग्राम न्यायालय को पंचायत लेवल पे ताकि वो ट्राई कर सके क्रिमिनल और सिविल क्लेम को, डिस्प्यूट को। ग्राम न्यायालय विल बी हेडेड बाय न्यायाधिकारी विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और जो ग्राम न्यायालय होगा उसको हेड किया जाएगा न्यायाधिकारी के द्वारा, जिसको अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्टेशन में हाई कोर्ट के। It shall be guided by the principle of natural justice and not bound by rule and evidence provided in the Indian Evidence Act 1872। इसको गाइड किया जाएगा जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का उसके अनुसार, और ये बाउंडेड नहीं है आपका रूल या एविडेंस जो कि प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं जो ज्यूरिसडिक्शन होगा ग्राम न्यायालय का, तो सिविल ज्यूरिसडिक्शन और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो सिविल ज्यूरिसडिक्शन में ये कोशिश करेगा ट्राई करने का सारे सूट को पार्ट 1 के अंदर सेकंड शेड्यूल के, और आपका जो इस टाइप के डिस्प्यूट होंगे, राइट टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमन पेस्टोर एक्सेट्रा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पोसेशन ऑफ फार्म हाउसेस, वाटर चैनल एक्सेट्रा, जो क्लेम होगा कुछ लेबर लॉ, मनी सूट का ये आएगा। और सिविल ज्यूरिसडिक्शन में जो सेकंड होगा आपका, ये ट्राई करेगा सारे केसेस को, क्लासेस ऑफ क्लेम को जिसको नोटिफाई किया गया हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पार्ट 2 या पार्ट 3 में सेकंड शेड्यूल का, जिसमें क्लेम और डिस्प्यूट सेंट्रल और स्टेट स्टैट्यूट का नोटिफाई किया जाएगा। और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो ये ट्राई करेगा सारे ऑफेंस को जो मेंशन किया गया हो पार्ट 1 में फर्स्ट शेड्यूल का। तो पार्ट 1 में जो मेंशन होगा उसमें वैसे ऑफेंस जो कि पनिशेबल नहीं होंगे, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, थेफ्ट, जिसमें रिसीविंग या रिलेटिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर वैल्यू नहीं एक्सीड कर रहा 20,000 से अधिक तो वो आएगा। और ये ट्राई करेगा सारे ऑफेंसेस को, ग्रांट को जिसके बारे में मेंशन है पार्ट 2 में फर्स्ट शेड्यूल के क्रिमिनल में ही, तो उसमें आएंगे वैसे ऑफेंसेस या रिलीफ, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट और एक्सेट्रा। इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म ओबीपी। हम जानेंगे ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के बारे में। सेबी has released the regulatory framework for online bond platform provider to regulate its activity and ensure transparency। तो किसने रिलीज किया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिलीज किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के लिए, ताकि वो रेगुलेट कर सके उनके एक्टिविटी को और इंश्योर कर सके ट्रांसपेरेंसी को। Online bond platform are electronic systems similar to stock exchange on which debt security can be transacted. It provide an avenue for investors, particularly non-institutional investor, to access the bond market. However, their operation were outside SEBI regulatory purview। जो आपका ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सिमिलर हमारे स्टॉक एक्सचेंज के जैसा ही, जिसमें डेब्ट सिक्योरिटी को ट्रांजैक्ट किया जाएगा। ये प्रोवाइड करेगा एक एवेन्यू को इन्वेस्टर के लिए, पार्टिकुलरली नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, ताकि वो एक्सेस कर पाए बॉन्ड मार्केट को, लेकिन जो ऑपरेशन होगा वो आउटसाइड होगा सेबी के रेगुलेटरी परव्यू के। Therefore, as per the new regulation, online bond platform provider should be the company incorporated in India and register as stock broker in the debt segment of the stock exchange। इस कारण जो न्यू रेगुलेशन है उसके अनुसार जो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होगा वो वैसा कंपनी होगा जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया हो भारत में, और वो रजिस्टर हो स्टॉक ब्रोकर के तौर पे डेप्ट सेगमेंट में स्टॉक एक्सचेंज के। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका गोल्डन पाई जो है इंडिया का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि बाई करेगा बॉन्ड को और डिवेंचर को ऑनलाइन रिटेल पॉपुलेशन के लिए भारत में। ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Bond are debt instrument used by company and government to raise long-term loan as against money market instrument, where short-term loan less than year can be raised and transacted। बॉन्ड जो होता है आपका वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग किया जाता है कंपनी के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो रेज कर सके लॉन्ग टर्म लोन को मनी के अगेंस्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट से। जहां पर शॉर्ट टर्म लोन जो है लेस देन ईयर का उसको रेज किया जाता है और ट्रांजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर एडेप्टेशन एंड रेसिलेंस एक्शन प्लान। तो हम जानेंगे जो वाटर एडेप्टेशन एंड रेसिलेंस एक्शन प्लान है इसके बारे में। 27th COP had launched Water Adaptation and Resilience Action Plan, formerly known as Action on Water Adaptation or Resilience, with an Africa first focus, giving hope to drought-ravaged population, especially in the Horn of Africa। जो 27th COP सम्मेलन जो आपका हुआ था उसमें लॉन्च किया गया था वाटर एडेप्टेशन एंड रेसिलेंस एक्शन प्लान को, जिसको पहले हम एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रेसिलेंस अवेयर के नाम से जानते हैं, जिसका फोकस अफ्रीका फर्स्ट फोकस था। ये होप दे रहा है ड्रॉट रेवेज पॉपुलेशन को, स्पेशली हॉर्न ऑफ अफ्रीका के।
It is the result of collaboration between African Union, Water and Climate Coalition Leader, World Meteorological Organization and African Minister Council on Water amongst others. ये रिजल्ट है आपका कोलैबोरेशन का किनके बीच? अफ्रीकन यूनियन, वाटर एंड क्लाइमेट कोलिशन लीडर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और अफ्रीकन मिनिस्टर काउंसिल ऑन वाटर के साथ मिलकर अवेयर विल एड्रेस वाटर सिक्योरिटी एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड विल फोकस ऑन 3 प्रायोरिटी। जो अवेयर होगा ये एड्रेस करेगा वाटर सिक्योरिटी को कि ये पार्ट है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन का, ये फोकस करेगा 3 प्रायोरिटी के ऊपर। ये 3 प्रायोरिटी है क्या? डिक्रीज वाटर लॉसेस वर्ल्ड वाइड एंड इंप्रूव वाटर सप्लाई, यानी डिक्रीज करना होगा जो वाटर का लॉस हो रहा है पूरे विश्व में और इंप्रूव करना होगा वाटर की सप्लाई को। इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव वाटर रिलेटेड एडेप्टेशन एक्शन एंड कोऑपरेशन, इंप्लीमेंट करना होगा पॉलिसी को कोऑपरेटिव वाटर रिलेटेड एडेप्टेशन एक्शन और कोऑपरेशन के लिए। इंटरलिंकेज करना होगा वाटर को क्लाइमेट एक्शन के साथ। इंश्योर देयर इज 50% लेस डैमेज फ्रॉम फ्लड एंड ड्रॉट बाय 2030, और इंश्योर करना होगा कि 50% कम डैमेज हो फ्लड या ड्रॉट के 2030 तक। It has global water information system like accurate hydrological data to help understand the scarcity and availability of water per region, water and climate stocktail and cryosphere information mechanism. और इसके पास ग्लोबल वाटर इंफॉर्मेशन सर्विस है, एक्यूरेट हाइड्रोलॉजिकल डाटा है जो मदद करेगा समझने में जो स्कैर्सिटी या अवेलेबिलिटी है वाटर का प्रत्येक रीजन पे, वाटर और क्लाइमेट स्टॉक और क्रायोस्फीयर इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म की मदद से। जो अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसको कि लॉन्च किया गया था COP27 के दौरान, और COP27 आपका कहा हुआ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। In our lifetime campaign by National Museum of Natural History, Ministry of Environment, Forest and Climate Change to encourage youth between 18 to 23 years to become message bearer of sustainable lifestyle. जो लाइफ टाइम कैंपेन था नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का, उसमें इंकरेज किया गया है यूथ को 18 से 23 इयर्स के एज को कि वो मैसेज बियरर बने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए। ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क बाय G7 एंड वल्नरेबिलिटी 20 ग्रुप, जो ग्लोबल शील्ड होगा क्लाइमेट रिस्क को लेकर G7 और वल्नरेबिलिटी 20 ग्रुप के द्वारा इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा जो पुअर या वल्नरेबल कंट्री है जो फेस कर रहे हैं इंक्रीजिंग रिस्क को, लॉसेज और डैमेज का क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस NFFT। तो हम जानेंगे जो टॉपिक है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के बारे में। इंडिया इज होस्टिंग द 7th एडिशन ऑफ द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। द कॉन्फ्रेंस वाज फर्स्ट हेल्ड इन पेरिस इन 2018 फॉलोड बाय मेलबर्न इन 2019। तो ये जो आपका तीसरा है, कौन से कंट्री होस्ट किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले किस कंट्री ने होस्ट किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है उसने होस्ट किया है तीसरा एडिशन को नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का। जो कॉन्फ्रेंस था पहला वो आपका पेरिस में हुआ था 2018 में, दूसरा आपका मेलबर्न में हुआ था 2019 में। होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर विथ ओवर 75 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग। इसको होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जिसमें 75 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। मेजर एजेंडा क्या था नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का? रेगुलेट द यूज ऑफ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटी। रेगुलेट करना है जो उपयोग हो रहा है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का फाइनेंस करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी को। इनहेंस द कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बढ़ाना होगा जो कंट्रोल है मैकेनिज्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। मॉनिटर ग्लोबल ट्रेंड इन टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मॉनिटर करना होगा जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है टेररिस्ट को लेकर और टेररिस्ट के फाइनेंसिंग को लेकर। रेगुलेट द यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल फॉर टेररिज्म, रेगुलेट करना होगा जो उपयोग हो रहा है फॉर्मल या इनफॉर्मल चैनल का टेररिज्म के लिए। कंट्रोल द यूज ऑफ इमरजेंसी टेक्नोलॉजी एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी एंड डार्क वेब, कंट्रोल करना होगा जो उपयोग हो रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी या डार्क वेब का। Ensure international cooperation to address challenges in combating terrorist financing, इंश्योर करना होगा इंटरनेशनल कॉपरेशन को ताकि एड्रेस किया जा सके जो चैलेंज है कॉम्बैट करने के लिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर कॉम्बैटिंग टेरर फंडिंग, और मजबूत करना होगा जो रोल है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी के तौर पर, ताकि वो सेट कर सके ग्लोबल स्टैंडर्ड को कॉम्बैट करने के लिए टेरर फंडिंग को। That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.